हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में। तो जितने भी आपके अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी तक, जो भी आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की वीडियो होगी और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टोटल अमेंडमेंट्स आर डन टिल अगस्त 2024, यानी कि अगस्त 2024 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना कितने हो चुके हैं। तो ये हो चुके हैं 106, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स जो हुए हैं अगस्त 2024 तक कितने हुए हैं? 106, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये डेटा आपका देखिए, अभी तक आप देखेंगे कि अगस्त 2024 तक इतने ही अभी अपडेटेड है। जब से हमारा संविधान यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ 1950 से, तब से लेकर आज तक कितने अमेंडमेंट है? 106। और तीन तरीके से आप अमेंडमेंट्स को कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और जो सेकंड और थर्ड टाइप का अमेंडमेंट है उसका जिक्र किस में है? आर्टिकल नंबर 368 में। क्योंकि 368 आर्टिकल के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइप का जो अमेंडमेंट होता है वो सिंपल मेजॉरिटी से आप पास करा के उसको इनेक्ट कर सकते हो। ध्यान रहेगा कि कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? 106। तीन तरीके से आप अमेंडमेंट को कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो आप सिंपल मेजॉरिटी से आप उसको पास कर सकते हैं। जो बाकी दूसरा और तीसरा तरीका है वो आप क्या कर सकते हैं? उसका मेंशन आर्टिकल नंबर 368 में मेंशन है, जो कि किस चीज़ का आर्टिकल है? यही आर्टिकल है आपका किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। ठीक है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द प्रोविजन ऑफ प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि ये वाला प्रोविज़न हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ध्यान रखना कि जो अमेंडमेंट का ये प्रोसीजर है ये हमने कहाँ से लिया है? तो ध्यान रखना ये लिया है साउथ अफ्रीका से, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो जो प्रोसीजर है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वो हमने अडॉप्ट किया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। मेंशन कौन से आर्टिकल में? तो 368 में इसका मेंशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। और वहीं बात करें पार्ट की, तो पार्ट नंबर 20 में ये मेंशन है। ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट कितने हो चुके हैं? 106। ठीक है, अगस्त 2024 तक के लेटेस्ट डेटा है, कितने हो चुके हैं? ये हो चुके हैं आपके 106। वहीं बात करें किस चीज़ की कि ये जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का, ये हमने कहाँ से लिया? तो ये लिया हमने साउथ अफ्रीका से। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 368 में। बात करें पार्ट की, तो पार्ट हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो ये आप इसमें याद रखिएगा। अब सबसे पहले हम रिसेंट आर्टिकल से ही डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो देखिए, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 33% यानी कि 1/3 ऑफ द टोटल सीट इन लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विल बी रिजर्व फॉर वुमेन फॉर 15 ईयर्स। देखिए, ये तो आपको पता है कि रिसेंट जो अमेंडमेंट आया है 106 2023 में, उसी के थ्रू आपका क्या होगा कि जो 1/3 सीट्स यानी कि 33% जो सीट है वो रिजर्व होंगी कहाँ पर? वुमेंस के लिए, लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, कहाँ की? जो दिल्ली की है। ठीक है, कितने साल के लिए होंगी? 15 ईयर्स के लिए होंगी। हालांकि अभी ये इनेक्ट नहीं हुआ है लेकिन ये प्रोविज़न बन चुका है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो अगला डिलिमिटेशन कमीशन होगा या फिर जो आगे चीज़ें होंगी उसके बाद में ये इनेक्ट होगा। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है ये अमेंडमेंट हो चुका है 106 नंबर का, 2023 में अमेंडमेंट हुआ था, जिसके थ्रू आप लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, साथ ही में लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, यहाँ पर आप सीट को रिजर्व कर सकते हैं विमेंस के लिए। तो ये तीन चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। कब तक के लिए? 15 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 रिजर्व 1/3 ऑफ ऑल सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये घुमा देंगे कि ऑल यूनियन टेरिटरीज या फिर क्या, तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है कि सिर्फ एनसीटी ऑफ दिल्ली, स्टेट लेजिस्लेटिव और साथ ही में लोकसभा में वुमेन्स के लिए सीट यहाँ पर रिजर्व की है कितनी? 1/3 यानी 33%।
ठीक है। और ये जो बेसिकली रिजर्वेशन है विल बी इफेक्टिव आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द सेंसस। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, जो सेंसस होगा उसके बाद इस एक्ट को यहाँ पे हम इफेक्ट में लेके आएंगे और इसका ड्यूरेशन रहेगा 15 साल का। हालांकि इसको बाद में हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट इनिशियली जो पीरियड यहाँ पे रखा गया है वो रखा गया है 15 साल का। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज कंसिडर एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कि छोटे संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कौन से अमेंडमेंट को कहते हैं, तो ध्यान रखना ये हम कहते हैं 42 को। बच्चे कंफ्यूज करते हैं 44 और 42 में, तो आपको ध्यान रखना है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो ये होगा आपका 42 जो कि कब हुआ था 1976 में। इनके ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान रखना 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अब इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट एक्ट था इसके थ्रू काफ़ी सारे चेंजेस हमारे संविधान में किए गए थे, जिसके बाद इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एक कह सकते हैं छोटे संविधान का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। तो ध्यान रखना ऑप्शन सी यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। और ये उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे इसको इनेक्ट किया गया था और काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट इस एक्ट के थ्रू आए थे, तो इसीलिए हम इसको कंसिडर करते हैं क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ इंडिया वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। तो अभी हम जानते हैं कि हमें वोटिंग देनी होती तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम 18 साल के बाद आप क्या कर सकते हो, वोटिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हो। यानी कि 18 साल क्या है, एक मिनिमम यहाँ पर एज हो जाती है। पहले ये एज हुआ करती थी 21 ईयर्स। तो ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू ये जो वोटिंग की एज थी इसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना ये था आपका 1989 का 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें याद रखना है। तो देखिए जो 61st अमेंडमेंट एक्ट था उसी के थ्रू जिसको हम जो ऑफिशियली हम इसको 61st इस तरीके से लिखते हैं, तो इसने क्या किया, जो वोटिंग एज है उसको क्या किया, उसको घटाकर 21 से कितना कर दिया गया, 18 ईयर्स। कहाँ पे, लोकसभा में भी और साथ ही में लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, यानी कि जो आपके इलेक्शंस होते हैं तो उसमें आपकी वोटिंग एज कितनी हो गई है, 21 से घटकर 18, ठीक है। तो ये आप इसमें याद रखिएगा। और ये जो जब एक्ट में हमने अमेंडमेंट किया था तो बेसिकली जो आर्टिकल है आपका 326 उसमें यहाँ पे हमने चेंजेस किए थे, तो ये भी आप इसमें याद रखिएगा। तो बेसिकली हमने भी बहुत थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी, लाइक हमने टोटल अमेंडमेंट पढ़े कितने, 106 हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि साउथ अफ्रीका से हमने इसको लिया, 368 में मेंशन है, पार्ट नंबर है इसका 20। उसके बाद हमने 106 को डिस्कस किया, जहाँ पे हमने डिस्कस किया अभी रिसेंट का ये अमेंडमेंट एक्ट था जहाँ पे 33% यानी कि 1/3 सीट रिजर्व थी विमेंस के लिए। कहाँ पर, 15 सालों के लिए लोकसभा में, और जो स्टेट असेंबलीज थी आपकी, और इसके अलावा जो NCT है आपका दिल्ली में, वहाँ पे रिजर्व थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया वोटिंग एज के बारे में, जो कि क्या हो गया आपका 61st अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि 1989 में हुआ था, इसको 21 से घटाकर 18 साल यहाँ पर कर दिया। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो वो हम कहते हैं किसको, 42nd अमेंडमेंट को, जो कि हुआ था कब, 1976 में। तो इतना आपको याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, कि बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज़ बीन मेड नेशनल कैपिटल रीजन। तो दिल्ली को कब NCR का दर्जा यहाँ पर दिया गया, ये आपसे पूछा गया, तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिल्ली को NCR का दर्जा ये हमने दिया था कब, तो ये दिया था हमने 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें याद रखिएगा। तो जो 69th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1991 का, उसी में क्या हुआ था कि जो दिल्ली है उसको डेजिग्नेट किया था एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दी दिल्ली, ठीक है। तो ये आप इसमें याद रखिएगा। और उस टाइम पे जो पहले LG थे दिल्ली के वो कौन थे, तो वो थे आदित्य नाथ। और इसके बाद में जो 239AA, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेव द स्टेटस ऑफ UT टू दिल्ली। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 239AA का रिलेशन कौन से स्टेट या फिर कौन से UT से, तो आप ध्यान रखना ये है आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड टू द प्रियम्बल थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट। तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है कि प्रियम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है जिसके थ्रू 3 नए शब्द यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी इनको ऐड किया। तो आपसे पूछा गया कि इनको कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, तो ध्यान रखना ये जो अमेंडमेंट वही था जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये है आपका 1976 का 42nd अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है
1976 में जो हुआ था उसी के थ्रू 3 नए वर्ड्स यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और साथ ही में इंटीग्रिटी, इन तीनों को जोड़ा गया था। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। और हमने प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया, तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया, जो कि इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950 में। 3 नए टर्म सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इनको हमने प्रियम्बल में ऐड किया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए वैसे हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो ये हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन से पार्ट में है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है। तो इसका मेंशन आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ध्यान रखना, जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी स्टार्टिंग में, वो ऐड हुई थी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये भी हुई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। तो देखिए काफ़ी सारे अमेंडमेंट जो है वो इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ध्यान रहेगा कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कौन से अमेंडमेंट से जोड़ी, तो वो जोड़ी हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो देखिए हमारे पास वैसे तो अभी तक 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ओरिजिनली अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान में क्या मेंशन है इस चीज़ के बारे में, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, तो ध्यान रखना नहीं, हमारे संविधान में ओरिजिनली इसका कोई जिक्र नहीं है। बाद में जब 42nd अमेंडमेंट आया तब हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा। उसके बाद रिकमेंडेशन किसकी थी, तो स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन थी, उसके बाद इनको ऐड किया गया। और उसके बाद में 11 फंडामेंटल जो ड्यूटी थी वो हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में इसको जोड़ा था, जो कि था आपका एजुकेशन को लेके, यानी कि राइट टू एजुकेशन करके एक ड्यूटी थी जो हमने ऐड की थी। ठीक है, तो ये आप इसमें याद रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज फ्रॉम 60 to 62, यानी कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की एज उसको 60 से बढ़ाकर 62, ये कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ये जो आपका अमेंडमेंट एक्ट था ये था आपका 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963, यानी कि जो 15वां संविधान संशोधन था 1963 के थ्रू जो एज थी हाई कोर्ट के जजेस की 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया था। यानी कि जो अब रिटायर होंगे हाई कोर्ट के जजेस, तो वो कौन सी एज में होंगे, वो होंगे 62 ईयर ऑफ अपनी एज में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, तो ये था 15 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963। और इसके अलावा एक कई सारे और प्रोविज़न लाइक कि जो हाई कोर्ट है वो इशू कर सकता है रेट को टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इवन आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, तो ये भी एक चीज़ हुई थी। और इसके अलावा जो रिटायरमेंट की एज थी वो बढ़ा दिया गया, तो ये सभी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन 105th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 रिलेटेड टू द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अमेंड डैश आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो देखिए जो 105 वाला अमेंडमेंट था आफ्टर 2021 में, तो आपसे पूछा गया कि ये कितने इसने आर्टिकल को अमेंड किया। तो देखिए जो 100 से लेकर 106 तक के जो भी लेटेस्ट आपके हैं वो तो आपको बिल्कुल मालूम होने ही चाहिए कि उनमें क्या प्रोविज़न थे। ठीक है, तो 105 की अगर हम बात करें तो इसने बेसिकली 3 आर्टिकल को यहाँ पर अमेंड किया था। तो ध्यान रखना ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें याद रखेंगे। अब वो कौन कौन से आर्टिकल थे, तो एक था आपका 338 का बी, इसके अलावा 342 का ए और 366 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 आर्टिकल थे जो कि अमेंड हुए थे थ्रू दी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 जो कि हुआ था 105th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपके लिए चीज़ ये बनती है कि आप इसके बारे में और रिसर्च करें और आप देखें कि 338 क्या था, 342 ए आर्टिकल क्या है, या फिर जो 66 मैंने मेंशन किया वो क्या है। तो ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए जब भी आपको चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी, जब आप खुद से चीज़ों को सर्च करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहेगा 3 आर्टिकल को यहाँ पर अमेंड किया गया था। तो यहाँ पे सब मेंशन है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। 2021 में इफेक्ट में आया और इसी में ही इसको यहाँ पे हमने अमेंड किया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द टेन्योर ऑफ द लोकसभा वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 ईयर टू 5 ईयर, कि कौन सा वो अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू जो लोकसभा की टेन्योर होता है वो 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया। अभी आपको मालूम है लोकसभा कितने साल का टेन्योर होता है, 5 साल का। राज्यसभा की बात करें तो 6 साल का मेंशन है। तो वही लोकसभा का जो टेन्योर है वो 6 साल से घटाकर 5 साल कौन से
अमेंडमेंट एक्ट में हुआ तो ये हुआ 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, दैट इज ऑप्शन बी। 42 से कंफ्यूज नहीं होना, कौन सा है, 44th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, प्रीटी इजी क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कब हमने संविधान को जो है फर्स्ट टाइम इसको अमेंड किया, तो देखिए 1950 में ये इन्फोर्स हुआ, यानी कि वो इफेक्ट में है, और अगले ही साल यानी कि 1951 में हमने इसको क्या किया, अमेंडमेंट यहाँ पर कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 10 मई 1951 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि बाय विच अमेंडमेंट अ न्यू आर्टिकल जो कि है 334A हैज़ बीन एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए हमने ऑलरेडी 106 को डिस्कस किया, जो कि आपका क्या था, 33% रिजर्वेशन फॉर द वीमेन इन लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, साथ ही में आपका जो NCT है दिल्ली का, वहाँ पे विमेंस के लिए रिजर्वेशन है। तो उसी के थ्रू एक आर्टिकल जो कि आपका 334A इसको ऐड किया, तो आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के थ्रू आपका जो आर्टिकल था 334 इसको ऐड किया था, तो ये आप इसमें याद रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कौन से देश से हमने जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का इसको हमने अडॉप्ट किया। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर है क्या, साउथ अफ्रीका, दैट इज़ ऑप्शन डी। और इसके अलावा हमने ये तो प्रोसीजर लिया ही है कि हमने अमेंडमेंट करना है, उसको हमने लिया। 368 में इसका मेंशन है आर्टिकल में, और पार्ट है कौन सा, 20, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्शन है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी हमने कहाँ से लिया, तो ये भी हमने लिया है कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो ये आप इसमें याद रखिएगा। फिर विच फंडामेंटल राइट वाज डिलीटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, यानी कि जो 44th अमेंडमेंट हुआ था आपका 1978 में, उसके थ्रू आपने कौन सा फंडामेंटल राइट यहाँ से डिलीट किया था। तो ध्यान रखना ये था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें याद रखिएगा। और इसके बाद अब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया, और कौन सी आर्टिकल में इसका मेंशन है, तो आर्टिकल नंबर 300A में इसका मेंशन है, आपको ध्यान रखना है। राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A इज कंसिडर एज अ लीगल राइट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, तो ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो देखिए 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, अब एक डिलीट हुआ, तो कितने बचे, तो 6 फंडामेंटल राइट अब हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल में था बिफोर इट्स डिलीशन, तो ये आर्टिकल नंबर 31 में मेंशन था। और अब कौन से आर्टिकल में, तो अब है आर्टिकल 300A में। और 6 जो कैटेगरीज हैं आपके फंडामेंटल राइट्स की, वो कौन कौन सी हैं, तो वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और साथ ही में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको आर्टिकल 32 में इसका मेंशन किया हुआ है, और इसको ही हार्ट एंड सोल कहा गया है, किसके द्वारा, B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि बाय विच अमेंडमेंट एक्ट अरुणाचल प्रदेश हैज़ बिन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ फुल स्टेट, कि अरुणाचल प्रदेश को कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फुल स्टेट का स्टेटस यहाँ पर मिला था, तो ये 1986 का 55th जो अमेंडमेंट था उसके थ्रू मिला था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। याद आप कर सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश में अरुणा नाम की लड़की थी, या फिर एक लेडी थी जिनकी एज कितनी है, 55। तो 55 से आप याद रखेंगे 55th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ध्यान रखिएगा। और ये उस टाइम पे 24th स्टेट बना था हमारे इंडियन यूनियन का। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि हमारे अभी स्टेट कितने हैं और यूटी कितने, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर बाय विच अमेंडमेंट एक्ट बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली लैंग्वेजेस हैव बीन एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इन चारों लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये था आपका 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए हमारे पास पहले 14 लैंग्वेज थी जो कि हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन थी। अभी कितनी लैंग्वेज है इसमें, तो अभी 22 लैंग्वेज यहाँ पर है ऑलरेडी, और 14 इनिशियली थी, उसके बाद में यहाँ पर धीरे धीरे करके लैंग्वेजेस जो है वो ऐड हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऐड हुई है सिंधी। सिंधी कब ऐड हुई थी, तो ध्यान रखना जिस 21st अमेंडमेंट था उसके थ्रू इसको ऐड किया गया। उसके बाद 3 और लैंग्वेज जो थे आपकी KMN, यानी कि कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, इनको ऐड किया गया। कौन सा आर्टिकल था, तो ये था आपका 71st। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, इसको आप
MSD के नाम से भी याद रख सकते हैं कि वो है ना महेंद्र सिंह धोनी बॉस, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है। तो आप इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली ये कब हुआ था, तो आप इनको ऐड करोगे तो 1, 1, 2, 7 और 2, 9, तो 92nd में कौन सा हुआ था आपका अमेंडमेंट एक्ट में, इन चारों को यहाँ पर ऐड किया गया। ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये था आपका 1967, ये था आपका कौन सा, ये था आपका 1992 और ये हो जाता है आपका कौन सा 2003। ठीक है, तो ये तीनों ही आपको अमेंडमेंट याद रखने हैं। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली यानी कि MSD बॉस यानी कि महेंद्र सिंह धोनी बॉस से आप याद रखेंगे। 92nd अमेंडमेंट एक्ट था 2003 में। सिंधी हुआ था कब, 8 शेड्यूल में ऐड 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली हुआ था 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और जो पार्ट हमारा 17 है वही डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज इन आर्टिकल 342 टू 351 के बारे में। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि बाय कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, यानी कि विच अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये कौन सा है, तो ये है आपका 101 जो कि हुआ था 2016 में, दैट इज ऑप्शन सी। तो आपको ध्यान रखना GST वॉज पास्ड एज अ 101st अमेंडमेंट एक्ट, कब हुआ था 1 जुलाई को, ये फोर्स में आया था 2017 में। ठीक है, तो ये आपस में ध्यान रखिएगा। और फ्रांस वो पहली कंट्री थी जिसने GST को इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया था। ठीक है, तो ये भी आपस में याद रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि बाय विच अमेंडमेंट एक्ट वॉज इट प्रोवाइडेड दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कॉल अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा की राज्यसभा की दोनों की जॉइंट मीटिंग ज़रूरी नहीं है बुलानी फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, तो ये याद रखना, ये था आपका 11th अमेंडमेंट एक्ट 1961 वाला, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें याद रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है by which amendment act the provision था free and compulsory education to the children aged between 6 to 14 ईयर, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, तो ये था आपका 86th ऑफ 2002, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आपको उसमें याद रखना है। और इसके थ्रू जो आर्टिकल 21 था उसको भी ऐड किया गया था, जिसमें आपका 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन थी, तो ये आपको उसमें याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है बाय विच अमेंडमेंट हैज़ द अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो OBC कमीशन है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यहाँ पे मिला था, तो ये था आपका 102 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। OBC जो आपका कमीशन था उसको एक संवैधानिक दर्जा यहाँ पर मिला था, तो ध्यान रखना कौन सा अमेंडमेंट था, ये था आपका 2018 का 102 अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें याद रखेंगे। तो देखिए अमेंडमेंट ने इंसर्ट किया 338 जो आर्टिकल था वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, उसके बाद आपका 338A आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और फिर 338B जो इंसर्ट करता है नेशनल कमीशन फॉर दी बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये सभी आप इसमें याद रखेंगे। और मंडल कमीशन भी इससे रिलेटेड है, तो वो भी आपको इसमें याद रखना है। फिर बाय विच अमेंडमेंट गोवा, दमन एंड दीव वर मर्ज्ड इनटू अ इंडियन यूनियन, तो ये था आपका 12th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962, दैट इज ऑप्शन डी। तो गोवा, दमन एंड दीव इन तीनों को ही मर्ज किया था इंडिया के यूनियन में, कब, 12th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि बाय विच अमेंडमेंट हैज़ द 4-year-old लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो था 1974 का बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वो इम्प्लीमेंट हुआ था, तो वो हुआ था आपका कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये था आपका 2015 का 100th अमेंडमेंट एक्ट। तो जो 100वां अमेंडमेंट एक्ट था आपका 2015 में, उसी के थ्रू जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ था, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। इसके थ्रू क्या हुआ था, तो देखिए जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के और बांग्लादेश के, उन दोनों के बीच में 1974 में कुछ एनक्लेव्स को लेकर कुछ एक्सचेंजेस हुए थे इंटरनेशनल बाउंड्री पे, तो उसी चीज़ को लेकर ये एग्रीमेंट था जिसमें बांग्लादेश से इंडिया को जो एनक्लेव्स के 51 गए और इंडिया ने जो बांग्लादेश को दिए वो कितने 111 एनक्लेव्स यहाँ पर दिए थे। फिर बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द 9th शेड्यूल अमेंडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये था आपका बाय 1st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, और इसी बार क्या हुआ था, पहला अमेंडमेंट यहाँ पर हुआ था, तो ये आप इसमें याद रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इन विच अमेंडमेंट हैज़ द पंचायती राज सिस्टम हैज़ बीन गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, तो पंचायती राज काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है, तो ये कौन सा आर्टिकल था, कौन सा अमेंडमेंट था आपका, तो ध्यान रखना ये था आपका अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 73rd, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993 आपको उसमें ध्यान रखना है।
और इसमें जो पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछते, तो ध्यान रखना, ये था आपका राजस्थान। और कौन सा जिला, तो ये था राजस्थान का नागौर जिला। तो ये आप इसमें याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अब आप मुझे बताओगे, ये तो था पंचायती राज का, अगर बात करें म्यूनसिपैलिटीज़ की, लोकल बॉडीज़ की, तो उसका कौन सा अमेंडमेंट था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट में लाने के लिए आप किसी भी फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकते हैं, हालांकि उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सी आर्टिकल में, कौन से अमेंडमेंट में ये चीज़ हुई थी, तो ये थी आपकी आर्टिकल जो अमेंडमेंट था 42 में, जो कि हुआ था 1976 में। दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें याद रखिएगा, ठीक है। तो जो 42 अमेंडमेंट था, गिव प्रेसिडेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ओवर द फंडामेंटल राइट्स, और ये इसने ये बोला था कि नो लॉ इम्प्लीमेंटेड एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल शुड बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट इट्स वायलेटेड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फिर इन विच केस, जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी वो कौन से केस में हुई थी, तो ध्यान रखना, ये हुई थी केशवानंदा केस में, जो कि था 1973 में। अगला क्वेश्चन है आपका, बाय विच अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 352 इमरजेंसी कैन बी इम्पोज इन एंटायर कंट्री और इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये कौन सी अमेंडमेंट में बात हुई थी, तो ये हुई थी आपको याद रखना है 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें याद रखेंगे। तो प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, तो इनके बिहाफ पे वो कर सकते हैं। बट ये जो प्रोविज़न था कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था, तो ये था आपका 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर विल बी नो चेंजेस इन द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली टिल 2026। तो कौन से अमेंडमेंट में ये बात हुई थी कि आप जो लोकसभा की सीटें हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें, वो 2026 तक उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हुई थी 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसका ऑप्शन नंबर सी, तो 2026 तक आप क्या नहीं कर सकते हो, लोकसभा की और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीटों को चेंज नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद सेंसस आता है, डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म होगा, तो तभी जाके क्या होगा, चीज़ें यहाँ पर चेंज होंगी। तो ये आगे हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे जब ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अभी तक आपको ध्यान रखना है कि 2026 तक आप चेंज नहीं कर सकते, ये फ्रोजन हो चुकी है 2001 का ये अमेंडमेंट के थ्रू। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि बाय विच अमेंडमेंट वाज द प्रेसिडेंट पावर्स टू वीटो द विल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन अवे बाय द सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड मस्ट गिव कंसेंट। तो ये जो बात हुई थी, अब इसमें क्या था, देखिए पहले प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो बिल को वीटो कर सकता था, मतलब अपने पास बिल को रख सकता था। अब उसमें वो उसको मंजूरी दे ना दे वो बात की बात होती थी। तो अब उस चीज़ को हटाकर जो एक वर्ड यहाँ पे ऐड किया कि मस्ट गिव कंसेंट, तो अब उसको वो चॉइस नहीं होगी उसके पास, अब उसको वो करना ही पड़ेगा। तो ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, तो आपको ध्यान रखना है, ये था आपका 1971 का 24th अमेंडमेंट एक्ट। तो ध्यान रखिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, इन विच अमेंडमेंट सिक्किम वॉज एडेड टू द इंडियन यूनियन एज अ 22nd स्टेट। तो सिक्किम को कौन से अमेंडमेंट के थ्रू 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखना, ये था आपका 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें याद रखना है। देखिए पहले 1974 में ये जो सिक्किम है ना, उसको एक एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया के थ्रू एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद में 1 साल के बाद ही जो 36th अमेंडमेंट आया था 1975 में, उसके थ्रू इसको रिप्लेस यहाँ पर कर दिया गया था, यानी कि इसको रिपील किया 35th को और उसको एक फुल स्टेट यहाँ पर बना दिया गया था। तो ये आप इसमें याद रखिएगा। फिर आपको ध्यान रखना है कि बाय विच अमेंडमेंट इमरजेंसी कैन नाउ बी इम्पोज्ड नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द आर्म्ड रिबेलियन। तो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ये बात हुई थी कि इमरजेंसी को आप इंटरनल डिस्टर्बेंस के बिहाफ पे नहीं लगा सकते। अब आप सिर्फ किसके बिहाफ पे लगा सकते हो, अगर आर्म्ड रिबेलियन होता है तो आप उसी के बिहाफ पे इमरजेंसी को यहाँ पर इम्पोज कर सकते हो। तो जो अमेंडमेंट एक्ट था वो कौन सा था, 44th वाला था, और कब हुआ था, 1978 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें याद रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो
कि जो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसको हटाया और किसको सब्स्टिट्यूट किया, आर्म्ड रिबेलियन को, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो आप इंटरनल डिस्टर्बेंस के बिहाफ पे नहीं लगा सकते, जो कि हुई थी 1975 में। और आपको ये भी याद होगा कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी तो उसी के बिहाफ पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने एक दिन को मनाने की घोषणा की है संविधान हत्या दिवस के नाम से, किसको, 25 जून को। तो वो भी आप इसमें याद रखिएगा। फिर अगेन विच अमेंडमेंट अ न्यू पार्ट 9 एंड द 11th शेड्यूल हैज़ बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हुआ था आपका कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये था आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें याद रखना है, ठीक है। और ये कौन सा आपका आर्टिकल था, वो अमेंडमेंट था 73rd वाला, जो कि मेंशन करता है किसके बारे में, पंचायत्स के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 243 से लेकर 243 में इसका मेंशन यहाँ पर किया हुआ है। सब्जेक्ट की बात की तो कितने सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं, तो वो आते हैं 29 सब्जेक्ट। फिर है बाय विच अमेंडमेंट हैज़ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये था आपका कौन सा अमेंडमेंट, ध्यान रखिएगा, ये था आपका 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था अदर बैकवर्ड क्लासेस को लेकर, तो देखिए 338 ये एक आर्टिकल था जिसमें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ये दोनों का ही मेंशन था। उसके बाद इनको अलग अलग किया गया और बाद में इन्हें एक अलग अलग आर्टिकल से डिनोट किया गया। इसके लिए सिर्फ आर्टिकल है 338, NC/ST के लिए आता है 338A। एंड वही बात करें किस चीज़ की, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, तो इसमें जो आर्टिकल यहाँ पर आता है वो आता है 338B, ठीक है। तो ये आप इसमें याद रखिएगा, ठीक है। अमेंडमेंट कौन सा था, 89th वाला 2003 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज मेड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ डैश सेटअप इन 1976। तो ये था आपका कौन सा, स्वर्ण सिंह कमेटी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से ही जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उनको भी ऐड किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, तो ध्यान रखना कौन सी कमेटी थी, तो ये थी आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 27% रिजर्वेशन वॉज गिवन टू OBC फॉर एडमिशन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये बात हुई थी कौन से कौन से अमेंडमेंट में, तो ये थी बात 2005 में 93rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो जो 93rd अमेंडमेंट एक्ट था 2005 का, ठीक है, तो ये आपस में ध्यान रखेंगे, इसी के थ्रू ये बात यहाँ पर की गई थी। तो ध्यान रखिएगा 27% रिजर्वेशन टू दी OBCs कौन सा अमेंडमेंट है, तो ये आपका 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। अगला क्वेश्चन है आपका, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 371A वॉज एडेड इन विच सम स्पेशल प्रोविजन वॉज गिवन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नागालैंड। तो ये है आपका 1962 का 13th अमेंडमेंट एक्ट। तो ध्यान रखिएगा 13th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 गिव द स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नागालैंड अंडर द आर्टिकल 371A। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो डिफेक्शन की बात जब आती है तो हम डिस्कस करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, जिसका मेंशन है हमारे शेड्यूल 10th में। और ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, तो ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट था आपका 1985 का। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, 12। तो उसी में जो शेड्यूल 10th है उसी में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जिक्र किया हुआ है, तो ये भी आपसे पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना कौन सा शेड्यूल है। तो ये आपका 10th, और अमेंडमेंट की बात करें तो ये कौन सा है, ये आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आप किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेटर को आप क्या कर सकते हो, डिस्क्वालीफाई कर सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम दी वन पार्टी टू दी अनदर। कि मतलब अगर वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर वो जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफिकेशन वो हो सकते हैं। हालांकि उसके ग्राउंड यहाँ पे अलग अलग मेंशन है, तो आप देख सकते हैं एक बारी, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको हम शॉर्ट में NJAC के नाम से भी जानते हैं, ये फॉर्म्ड हुई थी, बट बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। तो ये था आपका 99th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। NJAC में क्या होता था, जैसे आपने देखा होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम होता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो,
जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर होती है, तो उसके लिए एक अलग से बॉडी बनी थी एनजैक, तो जिसका काम भी वही था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना, बट बाद में क्या हुआ उसको हटा के जो पहले कॉलेजियन सिस्टम था उसी को ही वापस से इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया गया। तो यही था आपका बेसिकली एनजैक। तो आपको ध्यान रखना है अमेंडमेंट कौन सा था, 99th, और ईयर था यहाँ पर 2014। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, आर्टिकल 21A। कुछ इस तरीके से भी इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो कौन से आर्टिकल के थ्रू ये हुआ था, अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, तो ये हुआ था आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। और इसी में ही हमने डिस्कस किया कि जो 11th शेड्यूल था वो भी ऐड हुआ था। ठीक है, तो 86 आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 21A। और इसके अलावा जो आर्टिकल 45 है जो आपका DPSPs में आते हैं, लाइक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं पार्ट 4 में, उसमें जो आर्टिकल 45 है उसमें भी मेंशन किस चीज़ के बारे में होता है, उसमें भी अमेंडमेंट होता है इस आर्टिकल के थ्रू ही, जिसमें जो राइट टू एजुकेशन आता है कि भाई 6 से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो उसकी बात होती है। और राइट टू एजुकेशन जो आता है 2002, वो भी यहीं से ओरिजिनेट होता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा अमेंडमेंट है, ये आपका 86 ऑफ 2002। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी टू द पार्ट 3। तो पार्ट 3 में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने की बात होती है वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आई है, तो वो 97th अमेंडमेंट एक्ट था आपका 2011 का, जिसके थ्रू आप आर्टिकल 19C यहाँ पर ऐड हुआ था, जिसमें आप क्या कर सकते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पर फॉर्म कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो वही बात हो गई कि कौन से एक्ट के थ्रू, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये बात हुई है कि प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही है अमेंडमेंट बिल्स को। तो ये बात होती है कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये है आपका अमेंडमेंट नंबर 24 और ईयर है इसका 1971। दैट इज ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 24th अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कि जो अगर बिल आता है लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद तो प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो उसको वीटो कर सके, उसको वो क्या करना पड़ेगा, उसको अपना मंजूरी वहाँ पे देनी ही पड़ेगी। तो ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था, 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि जो EWS वाला अमेंडमेंट था वो कौन सा अमेंडमेंट था, तो सिंपल अभी रिसेंट हुआ था 2019 में, अमेंडमेंट नंबर है 103। इसके थ्रू जो था वीकर सेक्शन जो थे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनको 10% रिजर्वेशन की बात यहाँ पर की गई थी। किस चीज़ में, जो भी आपके प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन होते हैं एक्सेप्ट दी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको छोड़कर जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जो प्राइवेट है वहाँ पर आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। साथ ही में जो गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पर भी ये 10% रिजर्वेशन को अवेल कर सकते हैं। फिर है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैज़, इसमें क्या प्रोविज़न था, तो इसमें बेसिकली प्रोविज़न था कि जो रिजर्वेशन है सीट्स का फॉर दी SC एंड द ST इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली वो 70 साल से बढ़ाकर कितना किया, 80 ईयर्स। तो पहले क्या था कि भाई 70 साल तक की वैलिड था, अब इसको और 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो यानी कि जब से ये एनेक्ट हुआ था तब से लेके अब तक इसको 80 साल ही हो जाएंगे। तो बेसिकली 10 साल का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर A आपको इसमें याद रखना है। तो ये थे आपके सभी आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे, जो हमने मेंशन डिस्कस किया आज के इस वीडियो में। और जो बेसिकली आपके 100 से आगे की वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, बाकी जो हमने डिस्कस किए बीच बीच में वो सभी आपके आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब कल की जो इससे प्रीवियस क्लास थी स्टैटिक जीके की, उसमें हमने डिस्कस किया था आपसे कि जो नौटंकी और रासलीला है वो कौन से स्टेट के फोक डांस है। तो आपने कमेंट में बताया कौन सा था, वो था आपका उत्तर प्रदेश। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन ये बनता है कि आपको बताना है कि जो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये हुआ था कि जो वोटिंग की एज थी वो 21 से घटाकर 18 साल यहाँ पर कर दी। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो हमारी करंट अफेयर की PDF है जिसमें टॉपिक वाइज सभी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है, लाइक करंट अफेयर्स में बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, ये सभी आप देख सकते हैं। ये पूरी बुकलेट आपके लिए अवेलेबल होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, हमें नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर्स पे मैसेज करना है जो कि है 8815306208 पर। आप इसका सैंपल देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से पूरी ई बुक आपको ये मिलेगी। अगर आप थ्योरी के अलावा MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो MCQs के लिए भी अवेलेबल है।
जनवरी से लेकर अगस्त का पूरा 1500 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको सभी जो है टॉपिक जो डिस्कस होंगे उन सभी के एमसीक्यूज फॉर्मेट में भी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे जो मेंशन है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे मैसेज करना है। इसके अलावा अगर आपको इस क्लास के पीडीएफ चाहिए या फिर जो भी हमारी डेली क्लासेस होती है लाइक करंट अफेयर की, कोई भी स्टैटिक जीके की, या फिर जो देवाशीष सर जो क्लास लेते हैं करंट में डेली का, मंथली का, वीकली का, या जो भी आपकी क्लासेस होती है उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सिंपल आपको क्या करना है, मैसेज करना है, वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं, आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, इसके लिए आपको एक नॉमिनल सा चार्ज यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी जो भी क्लासेस होंगी, आगे जो फ्यूचर में क्लास होंगी या जो क्लासेस हमारी पीछे हो चुकी हैं उन सभी की पीडीएफ आपको वो सभी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है देवाशीष क्लासेस का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको देवाशीष सर के थ्रू जो भी क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल है लाइक हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक, केमिस्ट्री, साइंस, सभी वहाँ पर अवेलेबल होगी। इसके अलावा जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो सर के खुद के हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको अवेलेबल होंगे, सैम्पल भी हमारा प्रोवाइडेड है ऐप पर, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से जो हमारा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सअप करें या फिर मैसेज करें, कॉल करें, आपको सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। इसके अलावा जो भी आप टॉपिक चाहते हैं आगे आए वीडियोस उस पर, तो उसका भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप उनके आंसर्स मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।